प्रिय छात्रों, आपकी मैथमेटिक्स की कल एग्ज़ाम है। सर्वप्रथम उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की होगी और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस थोड़ा सा आपको सिंसियरली पेपर को ध्यान से पढ़ना है और जो इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सभी में अथवा रहते हैं, वो आपको आराम से देख करके निर्णय लेना है कि कौन सा क्वेश्चन बेटर है। ठीक है। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो कल आपको मैंने ऑब्जेक्टिव की क्लास दी थी। लगभग आपके सभी ऑब्जेक्टिव उसमें कवर हो गए थे। जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे इंटीग्रेशन में 6 थे, 6 नंबर के, तो वो कवर हो गए थे। उसके बाद में 5 नंबर के हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को लेकर के थे, वो हो गए। उसके बाद में 2-2 नंबर और 1-1 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स के चैप्टर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं। और साथ में जितने फार्मूले, क्योंकि जिस प्रकार से कोई युद्ध होता है और उसमें अस्त्र शस्त्र का जो है वो बहुत महत्व होता है, इसी प्रकार से हमारे गणित में बिना सूत्र के बिल्कुल सब निराधार कार्य है। यानी अगर आपको सूत्र भूल गए तो पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सूत्र को कुछ याद करने की ट्रिक्स होती है। तो आज मैं आपको पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे पेपर में चैप्टर वाइज जो सूत्र आपको यूज़फुल हैं, जो आपके उपयोगी हैं, जो निश्चित रूप से आप कल के पेपर में करना ही है आपको, तो ऐसे सूत्र कौन कौन से हैं जिनकी आवश्यकता लगेगी, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। मैं पूरे आपको पूरे मैथमेटिक्स के जितने फार्मूले बनते हैं उनकी संभवतः ट्रिक्स भी हैं, वो भी याद करें और एक कलेक्शन बन जाएगा। तो आज के दिन का आपका काम ये रहेगा कि आप सूत्र याद करें। ठीक है। और साथ में मोटे तौर पे जितने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं वो पूरा रिवीजन करें और परेशान नहीं हो और टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की आवश्यकता लगती है। ठीक है। यानी कि 0 से ला करके 360 तक की। तो वो टेबल भी आपको रफ कार्य के लिए जो स्पेस होता है उसमें बना करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी वो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में या फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं भी उपयोगी होगी। उस समय आपको हो सकता है कि पेपर के बाद जब पेपर स्टार्ट हो जाता है तो कोई वैल्यू हमें याद नहीं आती कि 10, 120 का वैल्यू कितना है, तो उस समय आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक से आपको कोई वैल्यू याद नहीं रखना है, बस रफ कॉपी में छोटा सा कार्य करना है। वो इस प्रकार से याद करना है। आपको पता ही है कि आप साइन बनाते थे और कास। ठीक है। तो साइन और कास, केवल साइन बनाना आपको, बस साइन से ही सब कुछ, पूरी टेबल आपकी रेडी हो जाएगी। और इसमें याद ये रखना है कि 0 डिग्री बनाते हो, पहले आप 10th लेवल का जानते ही हैं, आपके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही ये 360 का याद हो जाएगा। तो 0, उसके बाद क्या बनाते थे, 30 बनाते थे, फिर 45, 60 और 90। ठीक है। यानी यहाँ पर एक बार आप देखते हैं कि 30 का अंतर आता है, दूसरी बार 15 का आता है, तीसरी बार फिर 15 का आता है और फिर चौथी बार 30 का। मतलब आपको याद रखना है 30, 15, 15, 30। क्या याद रखेंगे? 30, 15, 15, 30। ठीक है। यानी एक बार आपको 30 बढ़ाना है, दूसरी बार 15, 15 और 30। इस प्रकार से आप 360 तक पहुंच जाएंगे। किस प्रकार से, देखिए, ये साइन की टेबल हम बनाने वाले हैं, तो इसके डिग्रीज यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है 30, 15, 15, 30 वाली बात। और स्टार्टिंग हमेशा आपको कहाँ से करना है, 0 डिग्री से। वैसे भी आपको 9th लेवल का याद ही है। तो 0, फिर आ जाएगा 30, 45 डिग्री, फिर हो जाएगा 60 और 90। ठीक है। यहाँ तक की टेबल आपको पहले भी याद होगी, फिर भी मैं छोटे से रूप में आपको याद दिला देता हूँ कि 0 से ला करके 90 तक बनाने के लिए आप 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स लिखते थे, अपान में 4 करते थे। ठीक है। और 0/4 करने से 0 आएगा, 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 3/4 और इसका 1। इसके बाद इनका स्क्वायर रूट ले लेना, क्योंकि अगर पहली रो ही आपकी गड़बड़ हो गई तो पूरी टेबल आपकी गलत हो जाए। इसलिए छोटा सा ट्रिक्स है इसमें कि 0 से ला करके 4 तक नंबरिंग करें, सभी में 4 से डिवाइड कर दें, फिर स्क्वायर रूट ले लें इनके सॉल्यूशन का। तो ये आया 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये जो आपके वैल्यू आए, ये 5 वैल्यू आप यहाँ लिख दें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और साथ में 1। ओके। तो इस प्रकार से साइन की टेबल बन जाएगी। उसके बाद में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस इतना सा याद रखना है, पूरी टेबल आप जितना वैल्यू चाहेंगे सभी इसी से मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है,
अभी भी जैसा कि मैंने बताया कि एक बार इसमें वैल्यू 30 बढ़ती है, दूसरी बार 15 15 और फिर 30। तो क्या याद रखना है, 30 15 15 30। ओके, तो यहाँ पर एक बार आप 30 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, फिर 15 बढ़ाएंगे 135, फिर 15 बढ़ाएंगे 150 और फिर 30 बढ़ाएंगे तो 180। जिस प्रकार से कोई लंबी यात्रा होती है और हम ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको रेस्ट लेना है 4 जगह। एक तो आपको 90 पे रेस्ट लेना है, एक आपको 180 पे लेना है, फिर आपको फिर से स्टार्ट हो जाना है और फिर से लिखना है 30 15 15 30, यानी बढ़ाते जाइए आप 30 15 15 30। तो इसमें अगर 30 बढ़ाते हैं तो 210, 15 बढ़ाते हैं 225, फिर 15 बढ़ाते हैं 240 और फिर 30 बढ़ाएंगे तो 300। इस प्रकार से यहाँ पर आप फिर से देखिए, 30 बढ़ाया तो 210, उसके बाद 15 बढ़ाएंगे तो 225 240 और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 30 यानी कि 270। एक ब्रेक और हो जाएगा। ब्रेक को चेक करने के लिए एक 90 पर मिलेगा, एक 180 पर मिलेगा और अगला कहाँ मिलेगा आपको 270 पर, ठीक है। और लास्ट वाला हो जाए, फिर से 30 बढ़ाइए तो हो जाएगा 300, उसके बाद 315 330 और साथ में 360। देखिए 30 बढ़ाया, फिर 15, ये आपका यहाँ से लगा करके यहाँ 30, फिर ये 15, फिर 15 और फिर से 30। इस प्रकार से लास्ट में आपका 360 पर एंड होना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि एक केवल इतना सा बनाने के बाद में एक छोटी सी ट्रिक से याद रखी हमने कि 30 15 15 30। एक तो ये बात याद रखना है, ठीक है। अब 90 से लगा करके 180 की गैप में आपको याद रखना है सेम। इस प्रकार से 180 से लगा करके 270 की गैप में याद रखना है चेंज, और 270 से लगा करके 360 की गैप में आपको याद रखना है सेम। क्या बताया मैंने आपको, इसमें आपको सेम याद रखना है, चेंज और सेम, सेम चेंज सेम। क्या याद रखेंगे, सेम चेंज सेम। इसका मतलब क्या कि जो हमने 0 से लगा करके 90 के वैल्यू रखे हैं, आपको 90 पे हाथ रखना है, इसको हाइड करना है, इसको छिपाना है और आपको ये वैल्यू सेम लिख देना है। इधर से रिपीट करते हुए उधर से नहीं करना है, बल्कि इधर से आप रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/2। इस प्रकार से 1/√2 1/2 और ये आ जाएगा 0। मेरी बात समझ में आ गई होगी। 90 पे हाथ रखना है, इसको हाइड करके पीछे वाली सभी वैल्यू रख दीजिए, रिपीट कर दीजिए √3/2 1/√2 1/2 और 0। इस प्रकार 180 पहुंच गए। उसके बाद में यहाँ पर आपको हाथ रखना है, 180 को हाइड करना है, ठीक है, इस वैल्यू को रिपीट नहीं करना है। और ये बोल रहा है कि चेंज करना, मतलब साइन चेंज करना है, तो इधर रिपीट करते हुए आपको माइनस भी लगाना है, अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, मतलब साइन चेंज करना है, लिखा है ना, चेंज करिए। तो 1/2 का हो जाए -1/2 -1/√2 -√3/2 और साथ में माइनस का 1। फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि 270 पे हाथ रखना है और फिर से बोल रहा है सेम, मतलब इसी को सेम रिपीट कर दीजिए। तो -√3/2 -1/√2 -1/2 लास्ट में हो जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक का आपका टेबल कंप्लीट हो गया। फिर आप पहले ये कॉस का अगर बनाना है तो इतना रिपीट पहले कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे साइन का हमने इतना पार्ट बना लिया था, तो इसको कि आप केवल रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दें। जैसे इधर से 0 से लगा करके ये 0 से लगा करके 90 तक का कंप्लीट हो गया था, तो इसको आप कॉस बनाने के लिए रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी कि 1 इधर आएगा, इसके बाद √3/2 1/√2 1/2 और 0, ओके। इसके बाद जो काम इधर छोटी टेबल के लिए जो हमने 10th तक पढ़ा था वो रिपीट किया। अब आपको ये बड़ा काम करना है, इसको भी जस्ट आपको रिवर्सिंग कर देना। मीन्स 0 से 0 तो उधर रिवर्स हो चुका है, देखिए। उसके बाद उधर के सभी वैल्यू को आप यहाँ ला करके सेम लिख दें, कॉपी कर दें। देखिए आप, वो उधर से ही लिख रहा हूँ मैं, वहाँ से -1/2 -1/√2, उसके बाद -√3/2, फिर आ जाएगा -1 -√3/2, यहाँ चल रहे हम -1/√2, फिर -1/2 0, ठीक है, 1/2 1/√2, उसके बाद √3/2 एंड 1। इस प्रकार से आपकी पूरी टेबल साइन और कास के वैल्यूज़ बन चुके हैं। ये देखिए आप, साइन और कास, यानी कि केवल हमने इतनी सी बात याद रखी कि साइन का 0 से ला करके 90 तक का वैल्यू कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में इसी को जस्ट यहाँ रिपीट कर लिया। और उसके बाद इस गैप में 90 से लगा करके 180 की जो गैप थी उसमें सेम, फिर 90 से लगा करके 180 से लगा करके 270 जो गैप है, या मैं यहाँ पे गैप को थोड़ा सा
शेडेड कर देता हूँ। एक गैप तो आपकी यहाँ थी, उसके बाद दूसरी गैप आपकी 180 से लगा करके 270 थी, और एक गैप आपकी यहाँ थी। तो पहली गैप में आपको याद रखना है सेम, दूसरी गैप में चेंज, तीसरी गैप में फिर से सेम। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो साइन और कास बनने के बाद मान लीजिए टेन बनाना है, तो आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और टाइम भी आपका महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा छोटी बात नहीं करूँगा मैं। टेन बनाना हो तो आप साइन अपन कास कर ले। मान लो मुझे 240 की आवश्यकता है, जस्ट यहीं पे आप कर दे 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3/1। यानी कि 10 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए जो साइन का वैल्यू है और कास का वैल्यू जस्ट यहीं अपान करके आप बना सकते हैं, ठीक है। कॉट बनाने की आवश्यकता लगेगी तो आप कास के अपान में साइन करके देख लें। मान लो मुझे कॉट में 300 चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/- √3 आ जाएगा। मीन्स इसको कास अपान साइन से बना लें। इस प्रकार से अगर सेक बनाना है तो सेक बनाने के लिए आप कास का रेसिप्रोकल कर ले। मान लो मुझे सेक में 210 डिग्री चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना है, यानी -2/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो सेक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1/cos। इसी प्रकार से कोसेक बनाने के लिए आपको साइन का रेसिप्रोकल करना होगा, जो आप जानते हैं। इस प्रकार से आपकी पूरी टेबल, केवल आपको इतना सा रफ कार्य करके रख लेना है कि कभी भी आपको पेपर के दौरान कहीं भी आवश्यकता लगे तो बड़े इजी गोइंग आप इसमें से देख सकें, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 360 तक की वैल्यू की आवश्यकता लगेगी, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लगेगी। उसके बाद में 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से आपका एक क्वेश्चन कहीं ऐसी ज़रूरत लग गई जिसमें कहीं आपको cos 180 - थीटा की ज़रूरत लग गई, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको आवश्यकता लग सकती है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरी ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। ये ओके कर लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी में आज ही आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें मान लो साइन 180 - थीटा की ज़रूरत है, या cos 180 + थीटा की ज़रूरत है, या cos में 360 - थीटा की ज़रूरत है, तो सभी फार्मूले हम याद नहीं रख सकते। इस टाइप के 60 फार्मूले बनते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, और ख़ास करके एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इसके लिए भी ट्रिक्स बताता हूँ आपको। जैसे आपको बनाना ऐसे एक स्क्वायर बनाना है और यहाँ लिखना है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। सभी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से कॉलेज जाते ही हैं। या ऑल सिल्वर टी कप, जैसा आपको अच्छा लगे, ऑल सिल्वर टी कप। ये एक्चुअली एक कोडिंग है, केवल आपको याद रखना है। जैसे अब इसका मीनिंग क्या है, साइन ये बना लेंगे हम इससे 10, ये बना लेंगे हम cos, ओके। साइन जब मान लो पॉजिटिव नेगेटिव देखना, और साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो साइन और साथ में कोसेक, ये आपको याद रखना है 10 और साथ में कॉट। इस प्रकार से cos का रेसिप्रोकल यानी कि सेक, ये इस प्रकार से दो के पेयर से याद रखना है। यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहता है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। फिर ये लाइन आप जानते हैं 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 है, और ये आपका 360 यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। 360 से अबाव की आपको आवश्यकता नहीं लगेगी, और लगेगी तो फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसके बाद में बहुत छोटी सी ट्रिक से आपके पूरे फार्मूले याद हो जाएंगे। बस इतना सा बना के रफ कॉपी में ये भी रख लेना आपको, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी बात करें तो ये क्या है, 0 से ला करके 90, यानी कि 90 से अंदर वाली सब बातें इसमें होगी, तो इसको बोलते हैं हम 90 - थीटा, ठीक है। अब 90 से अबाव अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो 90 से ला करके 180 तक इस रेंज में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है, तो 90 से तो अबाव यानी कि 90 + थीटा, बट 180 से कम यानी कि 180 - थीटा हो जाएगा, ठीक है। दो इसमें आएंगे। अब 180 से हम आगे बढ़े तो 180 से ला करके 270 के बीच, यानी कि 180 से तो आगे बढ़ रहे इसलिए 180 + थीटा, और 270 से कम है इसलिए 270 - थीटा इसी में यूज़ होगा। इसके बाद में इसमें हम देख रहे हैं कि 270 से आगे बढ़ेंगे तो 270 + थीटा इसी में आएगा, और 360 से कम है इसलिए 360 - थीटा इसमें आएगा, ओके। और 360 से अगर अबाव की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी, तो 360 + थीटा भी इसी में आएगा।
ये आपको देखते आ गया ना, 90 से कम यानी 90 माइनस थीटा, 90 से ज़्यादा तो 90 प्लस थीटा, 180 से कम तो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इस प्रकार से याद रखना, बस इतना से याद रखने से आपकी पूरी टेबल बन जाएगी। ओके, उसके बाद में यूँ समझिए आपकी दो प्रकार के लेआउट हैं या दो प्रकार के रोड है। एक तो आपका ये रोड है जो बिल्कुल एकदम कैसा है, हाईवे है और अच्छा बना हुआ है, इसलिए कोई गाड़ी डैमेज नहीं होगी, मतलब इसमें नो चेंज याद रखना है। इस पर अगर हम गाड़ी रन करते हैं तो बिल्कुल कोई गाड़ी में चेंज नहीं होगा, यानी कि जैसी गई वैसी ही आएगी, मतलब सेम याद रखना है, नो चेंज याद रखना है। जबकि एक रोड आप देख रहे हैं कि ऊपर पहाड़ी एरिया में जा रहा है, यानी कि ऊपर नीचे हैं, तो ये जो रोड हैं ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि थोड़ा इसमें खतरे का निशान है, यानी कि 90 और 270, देखिए 90 और 270 वाली जो भी वैल्यूज़ है वो कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाती है। कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज किस प्रकार से होती है, चेंज से मतलब अपना यहाँ चेंज इस प्रकार से याद रखना है, चेंज क्या हो जाते हैं, अगर साइन का वैल्यू है तो ये कास बन जाएगा, ठीक है, साइन का वैल्यू तो क्या बनेगा, कास बनेगा, कास का वैल्यू है तो साइन बनेगा। इसके बाद में अगर टेन का वैल्यू है तो ये कॉट बनेगा, कॉट का वैल्यू है तो टेन बनेगा, और साथ में अगर सेक का वैल्यू है तो कोसेक, और कोसेक का वैल्यू है तो सेक बनेगा। ओके, बस इतना सा आपको याद रखना। और इसमें नो चेंज का मतलब ये कि साइन का फार्मूला है तो साइन में ही आएगा, कास का फार्मूला है तो कास में ही आएगा। अब कैसे बनाना है, खास बात तो ये सब देख लिया हमने, है ना, बट इसको बनाना कैसे, मान लीजिए मैंने 3 फार्मूले की मुझे आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें 180 या 360 या 270 या 90 की बात चल रही है, तो कौन सा फार्मूला मुझे बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए 180 का बनाना है, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 180 हमारे सुपर रोड पर हैं, है ना, एक्सप्रेस रोड पर है, यानी कि नो चेंज। तो सबसे पहला डिसीजन तो आपको लेना है कि 100% साइन का फार्मूला साइन में ही आएगा, मतलब साइन थीटा, तो इसका आंसर आएगा ही, ये तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया। अब ये 180 माइनस थीटा को देखना है कि कौन से जोन में है, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में है। ये 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, ये साइन देखने के लिए ये कि प्लस या आएगा कि माइनस आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से में, सेकंड में है, और सेकंड कहता है कि अगर साइन का या कोसेक का फार्मूला हुआ तो वो सभी दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब रिमेनिंग जो 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। तो फिलहाल अपना फार्मूला किसका, साइन का है, और साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब आपका आंसर सही है। मान लिया चलो इसी की बात करूं मैं कि इसमें मुझे कॉस में 180 माइनस थीटा बनाना होता, तो 180 की आवाज़ सुनते ही हम समझ गए कि इसका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। बट ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी साइन और कोसेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बट कॉस है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, मान लो कॉस 180 प्लस थीटा बनाना है मुझे, तो 180 की आवाज़ सुनते ही हम लिखेंगे सबसे पहले कि इसका आंसर तो कॉस थीटा आएगा। बट ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसमें आता है, और 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड में आता है, और थर्ड कहता है कि टेन और काट का फार्मूला होगा तो पॉजिटिव होगा, बट हमारा फार्मूला कास का होने के कारण क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए 360 माइनस थीटा का बनाना है, तो पहले तो आपको 360 की आवाज़ सुनाई दी, तो 360 आपका इसी में है, यानी नो चेंज, नो चेंज मतलब कास का ही आना है, यानी कास थीटा ही इसका आंसर होगा। और 360 माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ में आता है, और 360 माइनस थीटा जो रहता है फोर्थ में आने के कारण कास और सेक तो पॉजिटिव है, यानी कास का फार्मूला इसलिए पॉजिटिव ही होगा। अब मान लो चेंज वाली बात करें, तो हम चर्चा कर रहे थे d/dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस a की, तो टू द बेस अगर a आता है तो इसको याद रखना है कि 1/x आता है, और फिर log ऑफ बेस a याद दिला देगा कि log ऑफ बेस a भी आएगा, और यहाँ अगर a है तो यहाँ क्या आ जाएगा, e आएगा। ठीक है, जबकि ये दो फार्मूले और विशेष रूप से याद रखना है, d/dx ऑफ a टू द पावर x, जैसे e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होता है, बट a टू द पावर x में a टू द पावर x होता है, log ऑफ यहाँ कहीं बेस a वाला नहीं है इसलिए बेस a नहीं देना है, अंडरस्टूड बेस e है इसका, और a के कारण यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, इसका बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि d/dx ऑफ 3 टू द पावर x, तो a से मतलब हमारा कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई भी नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ अगर कांस्टेंट है तो हम इसको ये इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 टू द पावर x log ऑफ 3 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, e, इस टाइप से इसको आपको यूज़ करना है। तो ये उसके बाद में इसी के सभी के इन्वर्स, यानी d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x
और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, केवल आपको याद रखना है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट में जहाँ भी को की आवाज़ आ रही है यानी कॉस कॉट और कोसेक तीनों में आपका नेगेटिव है, तो इसमें भी क्या होगा कोसेक इसका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फार्मूले दोनों सेम होंगे, बट कॉस में आपका क्या होगा नेगेटिव आएगा, मतलब फार्मूला यही रहेगा यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक के साथ एक फ्री आपको याद रख लेना है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी दोनों का सेम फार्मूला है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका जब याद करोगे तो यहाँ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का फार्मूला आपको याद रखना है 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये आपका कोसेक जहाँ भी आता है, कॉट आता है, कॉस आता है, इन सबको आपको नेगेटिव याद रखना है। जैसे इसका फार्मूला बनाएंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये प्लस का रहेगा। तो 6 फार्मूले इन्वर्स के, 6 फार्मूले आपके साइन से ला करके कोसेक तक, लॉग e टू द पावर और a टू द पावर। ठीक है, विशेष रूप से इतने फार्मूले ही आपको डिफरेंशिएट में आवश्यकता लगेगी। एक और बात बताना चाहूँगा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, अब आप कहेंगे कांस्टेंट क्या होता है, तो वैसे तो पूरा मैथ्स कर रखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट से मतलब अपना कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो एक्स वाले नहीं होना चाहिए। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो अदर्स जो भी हैं वो सब क्या आपके कांस्टेंट है, जो भी नंबर्स है वो सब कांस्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट कितना होता है 0। और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट विथ फंक्शन, अगर कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन भी है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स आप एफ एक्स यूज़ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये तो छोटे फार्मूले थे। अब मान लिया जाए कि आपको डिफरेंशिएट में कहीं ऐसी आवश्यकता लगी जो दो फंक्शंस यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको किस प्रकार का फार्मूला यूज़ करते हैं वो देख लीजिए। क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल इनके फार्मूले तो बहुत अच्छे होना चाहिए आपको। ये आपका बेस्ट मार्क्स बनाने के लिए डिफरेंशियल इंटीग्रल में अच्छे मार्क्स आना चाहिए आपको। जैसे मैं बता रहा था आपको कि डी बाई डी एक्स आप दो फंक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 बाय 1 इनका डिफरेंशिएट करना है। मीन्स जैसे फर्स्ट डी बाई डी एक्स आप सेकेंड, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। और डी बाई डी एक्स सेकेंड का हुआ, देन प्लस आता है, फिर आपका सेकेंड एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स आप हो जाएगा फर्स्ट। सभी को याद है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर का फार्मूला याद रखना है कि ऊपर भी अगर फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो ऐसी पोजीशन में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जब फार्मूला यूज़ होता है तो डी से स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर आता है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर सेम होता है, माइनस लगता है इसमें जबकि यहाँ प्लस आ रहा था, ठीक है, फिर न्यूमेरेटर एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसके बाद में हमेशा आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, मतलब अंश बटे हर से अगर याद रखा हिंदी वालों ने तो आपको हर से स्टार्ट करना है, फिर डी बाई डी एक्स आप अंश माइनस अंश सेम आएगा, डी बाई डी एक्स आप हर, और नीचे आ जाएगा हर का स्क्वायर। हर से स्टार्ट करना है, हर पे ख़त्म करना है और नीचे हर का स्क्वायर करना है। डी से स्टार्ट करना है, डी पे एंड करना है और नीचे आपका डी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक आपको डिफरेंशिएट में चेन रूल है, तो चेन रूल में क्या करते हैं हम, श्रृंखला नियम। चेन रूल क्या होता है, जैसे फंक्शन एक ही है, जिस प्रकार नाम इसका चेन, तो चेन में आप देखते हो कि कई प्रकार से ऐसे कड़ियाँ जुड़ी रहती है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन आए जिसमें कई छोटे छोटे फंक्शंस का समावेश किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम डिफरेंशिएट करते थे इसका चेन रूल से। और चेन को अगर जंजीर को तोड़ना है तो कोई आप एक साथ नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ, यदि आपको डिवाइड एंड रूल वाली बात है कि आप उसको अलग अलग करके और उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इन कड़ियों को धीरे धीरे निकाल करके और पूरी जंजीर को आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है जो बहुत सारे फंक्शंस का मिक्स है, जैसे अभी एग्जांपल दूंगा, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, और ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे इसको ही बोलते हैं हम चेन रूल। मान लो आपके पास लिखा हुआ है साइन ऑफ, लॉग ऑफ, और यहाँ लिख दिया आपको कॉस एक्स। ये देखिए, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला है। बिल्कुल नहीं, एक से एक ही बार आया है ना, एक से अगर एक ही बार आया मीन्स ये अपने आप में
कौन सा है, एक ही फंक्शन है। अब इसमें अगर हम चेन देखें तो देखिए सबसे पहले साइन दिख रहा है तो ये पूरा आपके लिए एक्स का रोल करेगा, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका होगा, साइन का, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, और ये आपका लॉग कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू जैसा ट्रीट कर रहे हैं हम इसको, साइन एक्स का। अब आपने जैसे चेन रूल से इसको हटा दिया, अब आपके सामने सेकेंड कड़ी आ गई, तो साइन को हटाने के बाद क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पर आप डी बाई डी एक्स, ये तो आपका एज इट इज चलेगा, डी बाई डी एक्स किससे सामने होगा, लॉग से, और ये आपके लिए काम करेगा एक्स का, तो लॉग का होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। फिर आपने इसको भी हटा दिया, अब तीसरी कड़ी के रूप में आ गया कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स की बात करें तो डिफरेंशिएट उसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल दिया चेन रूल को कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंशिएट के इतने फार्मूले याद रखना है। इसके बाद में इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल लोड नहीं लेना है। अगर आपका डिफरेंशिएट के फार्मूले याद हो गए तो इंटीग्रेशन के फार्मूले बहुत अच्छे हो जाएंगे। कल भी मैंने आपको उस क्लास में भी इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले लगभग बता दिए थे, विशेष रूप से इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन में होता क्या है कि सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n की ही बात करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएट में फर्स्ट फार्मूला इसी का यूज़ किया था, तो x टू द पावर n का फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और सभी में प्लस सी आपको अंडरस्टूड है कि जोड़ना ही है। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखा। उसके बाद में मान लिया जाए केवल x आ गया, तो आप अंडरस्टूड मानिए कि 1 है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्यों, क्योंकि यहाँ x टू द पावर n प्लस 1, तो n का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इस प्रकार से होगा। अब साइन कॉस टेन की बात करें तो देखिए साइन x और कॉस x, ये दो फार्मूले तो इजी गोइंग इसलिए याद हो जाते हैं कि कोई फार्मूला अगर आपको इंटीग्रेशन में याद नहीं आ रहा है तो आप अपने आप से पूछिए वो किसका डिफरेंशिएट है। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएट होता है, कॉस एक्स का, बट नेगेटिव होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएट किया था तब हमने ये माइनस इधर यूज़ किया था माइनस साइन एक्स के रूप में। तो याद रखिए साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस का होता है साइन एक्स। फिर याद दिला दूं मैं कि डिफरेंशिएट में जो कोको होते थे, कॉस, कोसेक, कॉट, वो सब नेगेटिव होते थे। तो निश्चित रूप से ये बात यहाँ हटा दीजिए आप कि इसमें कॉस नेगेटिव नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, चूंकि एक दूसरे से विपरीत बातें चल रही है। ठीक है, अब ये 4 फार्मूले कल भी मैंने इस बात पे जोर दिया था कि आपको याद नहीं आते हैं और आज ही याद करना है। ठीक है, कल के दिन चाहे तो आप शाम तक भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आपको पेपर के लिए बिल्कुल रिफ्रेश रहना है। तो ये फार्मूले कल तक के लिए तो विशेष रूप से याद रख लें कि साइन कॉस टेन, टेन कॉट और सेक और कोसेक, ये 4 फार्मूले एक साथ बनाए थे, याद आ गए होंगे, याद कर भी लिए होंगे आपने। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से पूछे जाते हैं। चारों को एक साथ लिखने का तरीका है, लॉग बना ले, सभी में लॉग आता है। ये देखिए आप लॉग आएंगे सभी में, ये लॉग। इसके बाद में इसमें आता है 10 में लॉग ऑफ सेक एक्स, कॉट में हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, सेक में हो जाएगा आपका लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। इसके बाद में इसमें कोसेक में होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये 4 फार्मूले स्पेशली बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद में इंटीग्रेशन में आपके जो इन्वर्स के फार्मूले डिफरेंशिएट में होते थे। ठीक है, इसमें अगर कोई कहे कि सही साइन इन्वर्स एक्स का कैसे होगा, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। फिर भी कोई बोले नहीं पर इंटीग्रेशन कैसे होगा, या कोई कहे कि लॉग एक्स का कैसे होगा, तो निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि ऐसे कुछ फंक्शन जिनका स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है तो 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं और 1 के मल्टीप्लाई के बाद उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब आपको खंडेशर समाकलन यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं। जैसे इसका करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 से करेंगे, इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता। 1 को हमेशा कौन सा फंक्शन मानना है ये भी आपको पता है। 1 को हमेशा कौन सा फंक्शन लेते हैं, सेकंड लेते हैं। ओके, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। बल्कि मैं बात कर रहा था साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता था, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन अगर आप याद रखेंगे जैसे इसका, ठीक है, तो ये आपको याद दिला देगा कि ये किसका डिफरेंशिएट होता था, ये डिफरेंशिएट होता था साइन इनवर्स का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपका माइनस में कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं आप,
पर माइनस में क्यों रिस्क लेंगे हम, इसलिए 1/√1 - x² का डायरेक्ट याद रखें कि साइन इनवर्स x होता है। 1/1 + x² का ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएट होता था, इसलिए इसका फार्मूला है tan इनवर्स x, और एक आपका सेक और कोसेक से बन जाता है, x² - 1 आता है, जबकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं 1 - x² आता है। ओके, तो यहाँ x² - 1 है, ये होता था फार्मूला आपका सेक इनवर्स x का। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, ये इन्वर्स वाले फार्मूले से बनाए हमने। इसके बाद में विशेष रूप से इंटीग्रेशन में आपको मैंने 10 फार्मूले जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं और मैथ द कॉलम बन के ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है वो 10 फार्मूले जो मैंने आपको कल समझाए थे। तो 3 फार्मूले से तो 3 याद करवा देता हूँ फिर से। देखिए, अब अगर ये याद हो गए तो वो 3 आसान हो जाएंगे। 1 1 1 की जगह तो आप क्या लिख दें, सभी में a² लिख दें। तो 3 फार्मूले तो आपके फिर से बन गए कि dx/√a² - x²। इस प्रकार से इसकी बात करें तो dx/a² + x²। इसी प्रकार से यहाँ अगर बात करें तो dx/x × x² - a²। ये देखिए आप कितने एकदम इससे अगर इसको रिलेटेड कर दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम याद कर पाएंगे। अब ये फार्मूला आपका साइन इनवर्स जैसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, इसलिए इसका फार्मूला रहेगा साइन इनवर्स x/a। इसका जो रहेगा tan इनवर्स x/a, क्योंकि ये tan इनवर्स जैसा दिख रहा है, और इसका रहेगा आपको सेक इनवर्स x/a। अब इसमें एक मिस्टेक हो जाती है कि 1/a किस में आता है और 1/a किस में नहीं आता है। तो याद रखना है कि साइन इनवर्स वाले में 1/a नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसका जवाब इसका डेरिवेशन जब करते तब मिलता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि 1/a इसमें नहीं आता, बल्कि इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ये आपके 3 फार्मूले मैंने वापस उसी बना दिए। ठीक है, ये इसके सपोर्ट के लिए ये याद हो गए। इसके बाद में 2 फार्मूले हमने बनाए थे जब उसके ब्रेक करते थे हम, x² - a² और साथ में a² - x²। इसको आप ब्रेक करने से मतलब इसके फैक्टर्स करके याद रख सकते हैं। तो जो 2 फार्मूले फैक्टर बनाते हैं उसमें 1/2a 1/2a आता है, log ऑफ आता है, log ऑफ आता है। ठीक है, और ये इसमें सावधानी रखना है, अक्सर आपके 4 ऑप्शन में मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ x वाला अगर पहले फैक्टर है तो x - a/x + a आएगा, और अगर a पहले है तो क्या आएगा a + x/a - x। इस प्रकार से 2 फार्मूले याद हो गए। अगले 2 फार्मूले में क्या होगा, न तो आपके इन्वर्स के फार्मूले उस पर अप्लाई होंगे, न ही आपके फैक्टर के होंगे। तो फिर वो 2 फार्मूले कैसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। देखिए, √x² - a² और √x² + a²। यानी जब आपका इन्वर्स का फार्मूला फेल हो जाए, जब आपका फैक्टर का फार्मूला फेल हो जाए, तो फिर आपको याद रखना है कि log ऑफ x + सेम के फार्मूले अप्लाई होंगे। log ऑफ x + सेम मतलब ये log ऑफ x + सेम, यानी इस प्रकार से बनेगा। देखिए, log ऑफ x + सेम, सेम से मतलब जो भी नीचे फैक्टर दिख रहा है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे हम तो log ऑफ x + सेम x² + a²। इस प्रकार से आपके ये मैंने आपको 3 और 2 5 और 2 7 3 फार्मूले इसके और जो बड़े बनते हैं वो भी बता देते हैं। तो आपको ये इंटीग्रेशन के इतने फार्मूले याद रखना है। एक और जैसे मुझे याद आई बात की, डिफरेंशिएट में d/dx आप कांस्टेंट 0 हो जाता था। इंटीग्रेशन में किसी भी वेरिएबल का या किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 कभी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। फिर आपके मन में आया तो फिर d/dx इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट क्या होता है, तो उसकी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। 3 फार्मूले इसके बना देता हूँ और भी। देखिए अगले 3 फार्मूले बड़े वाले, क्योंकि ये तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और साथ में वो सेक और वो। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कल भी हमने ये फार्मूले याद कर लिए हैं, आज फिर से रिपीट हो रहे हैं। देखिए 3 फार्मूले इसकी बात कर रहा हूँ मैं कि √a² - x² का इंटीग्रेशन, √x² - a² का, और इंटीग्रेशन ऑफ x² + a²। अगर इनके इंटीग्रेशन करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये तो हमने कर चुके हैं, किए थे, बट ये सभी अपॉन में थे और अभी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर है, अपॉन में कुछ नहीं इसके। तो इन फार्मूलों को बनाने का भी तरीका है, 1/2 सब में आता है। 1/2 आपको याद रखना है सभी में, ये 1/2 1/2 सभी में आएगा।
ब्रैकेट के अंदर आपको x इंटू सेम आएगा, x इंटू सेम, x इंटू सेम, ठीक है। इसमें भी आएगा x इंटू सेम, x इंटू सेम, इसमें भी आएगा x इंटू सेम। यहाँ तक भी अच्छा लगा। इसके बाद में प्लस या माइनस बीच में आता है, यहाँ अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसका डिसीजन खुद फार्मूला बता देगा कि अगर ए स्क्वायर आपका किसी में नेगेटिव है तो वो ए स्क्वायर आपका यहाँ पर भी नेगेटिव यूज़ करना है। जैसे इस फार्मूले में ए स्क्वायर नेगेटिव होगा, इस फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस, इस फार्मूले में भी ए स्क्वायर प्लस होगा। देखिए आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जब ये फार्मूला नीचे होता था तो साइन इन्वर्स का आउटपुट देता था, इसलिए इसका जो एंड होगा वो साइन इन्वर्स से होगा। ये जब नीचे होता था तो लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम देता था, इसलिए इसका एंड आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम से होगा, ठीक है। और ये जब आता था तो इसमें भी आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि आपको निश्चित रूप से अब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि ये आपके 10 फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में कैंसलेशन रूल बताए थे कल मैंने आपको कि कैंसलेशन लॉ या निरसन नियम जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं। तो निरसन नियम में आपको याद रखना है, एक तो ई टू द पावर एक्स वाला फार्मूला होता है और एक होता है आपका एक्स वाला। तो ई टू द पावर एक्स के साथ में दो फंक्शन इस प्रकार से होंगे जो इसमें से कोई ना कोई एक फंक्शन किसी का डेरिवेटिव होगा। जैसे एफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश एक्स यानी कि इसका ये डिफरेंशिएट है और बीच में क्या होना चाहिए प्लस। तो ऐसा रिजल्ट अगर आता है तो अपने आप में इसका नाम ये निरसन मतलब हट जाते हैं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एंड एफ एक्स, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव काम आ रहे हैं और साथ में आपको फार्मूले भी याद हो रहे हैं। पूरे मैथ्स की बात करूँगा मैं आज आपसे। इसी प्रकार से एक्स के साथ में एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स, इसमें आप ब्रैकेट मत लगाना। और इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक्स के साथ पे एफ डैश होना चाहिए, तो ये हो गया आपका एक्स के साथ एफ एक्स प्लस सी, सभी में लगाना आपको पता है, ठीक है। ये आपके 10 फार्मूले फिर से रेडी हो गए, 2 कैंसलेशन के हो गए और 2 फार्मूले विशेष रूप से ई टू द पावर के साथ में जब साइन या कॉस के कोई फंक्शंस आते हैं तो उनका कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। यानी वीडियो को देखते हुए आप नोट करते जाना इन फार्मूले को, और जाते जाते एग्ज़ाम में भी आप इसको एक बार पढ़ लें, एक बार अभी दिन में पढ़ लें, एक बार रात को पढ़ लें, क्योंकि फार्मूले डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट यूज़ में कई नंबर देके जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी हैं, हर क्वेश्चन में यूज़फुल है वो, इसलिए फार्मूले को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ई टू द पावर एक्स के कौन से फार्मूले। एक तो ई टू द पावर साइन वाला है, ई टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, और एक होता है आपका ई टू द पावर ए एक्स और कॉस ऑफ बी एक्स। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी आपका ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम आता है। फिर मैंने आपको जैसा कल बताया था कि फार्मूला हम देख रहे हैं कि साइन का है, पहले तो ए और साइन का फार्मूला तो साइन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर कॉस का फार्मूला है तो ए कॉस ऑफ बी एक्स, इस प्रकार से याद करना है। फिर आपको प्लस माइनस की जो मिस्टेक होती है, मैं आपको केवल फार्मूले लिख नहीं रहा हूँ कि मुझे सब याद है, तो मैं केवल आपको लिख के बता रहा हूँ, साथ में आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि मैंने कैसे याद किए हुए हैं, आप भी उस तरकीब से उस ट्रिक्स से याद रखिए। जैसे यहाँ मिस्टेक हो जाता है तो एकदम तुरंत मैं बता रहा हूँ कि प्लस किस में आएगा और माइनस किस में आएगा। आप जानते हैं कि साइन का फार्मूला जो इंटीग्रेशन में होता है वो माइनस के साथ होता है, इसलिए आपको इसमें याद रखना है कि माइनस आता है, और कास वाले में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद यहाँ वाली जो बात है, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इंटीग्रेशन में जो सभी फार्मूले 10 फार्मूले थे, साथ में आपके कैंसलेशन थे ई टू द पावर वाले, और साथ में साइन से लगा करके कोसेक तक, ये सब फार्मूले हो चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड भी आपके मैथ कॉलम में अक्सर 1-2 प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं वो, तो आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ में एक बार और याद दिला देता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले याद रखना है ए टू बी अपर लोअर जब रहते हैं तो इनको हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ माइनस साइन यूज़ हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ बी टू ए आ जाएगा, पहली प्रॉपर्टीज़। उसके बाद सेकंड आपको याद है कि अगर अपर और लोअर दोनों सेम हैं तो ऐसी पोजीशन में दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरी बात आपको याद रखना था कि 0 से ला करके ए तक है, मतलब अगर लोअर में 0 है तो इस प्रॉपर्टीज़ का बहुत यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन में भी, तो ये हो जाएगा 0 to a ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस एक्स, मीन्स अपर माइनस एक्स हो जाता है। जहाँ जब फंक्शन में a होता है वहाँ क्या हो जाता है, अपर माइनस एक्स। चौथी प्रॉपर्टीज़ थी आपकी
कि अगर ए से ला करके बी तक जाना है और अगर लंबा रास्ता है या आपको कहीं ब्रेक लेना है तो ए से ला करके हम मान लो सी पे ब्रेक लेते हैं तो ए से सी तक फंक्शन हो जाएगा पहले उसका इंटीग्रेशन, फिर सी से चलेंगे आप वापस से आ जाएंगे बी पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बीच में जब ब्रेक लिया वो ए सी मान लिया 0 से ला करके 2 पाई तक जाना है, तो कोई चाहता है कि 0 से ला करके पहले मैं पाई तक जाऊंगा फिर पाई से ला करके 2 पाई, इस प्रकार से इसको भी याद रखना है। फिफ्थ वाली हमारी प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में जो भी लिमिट्स हैं बट अगर वेरिएबल को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे ए टू बी एफ एक्स था तो अगर हम चाहें कि इसको टी में कन्वर्ट करना चाहें पूरे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसको यू में लिखें तो एफ ऑफ यू इंटू डी यू लिख सकते हैं, एफ ऑफ वी इंटू डी वी लिख सकते हैं, ये सभी अपने आप में सेम होते हैं। फिर आपको इसी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड ये जो प्रॉपर्टीज़ थी आपकी अपर माइनस एक्स वाली, तो इसमें अगर यहाँ पर मान लो लोअर में 0 नहीं तो ऐसी स्थिति में हम इसको जैसे अपर माइनस एक्स लिखते थे, इसमें हम बोलेंगे कि ए टू बी आप अपर प्लस लोअर यानी अपर प्लस लोअर मीन्स ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ अपर प्लस लोअर माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में 7th में आपको याद रखना है 0 से ला करके 2a, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, अक्सर पूछी जाती है। 0 से ला करके 2a, 0 कंपलसरी एक तो इसमें और एक यहाँ देख रहे हैं आप इसमें, ये दो जगह 0 के बिना ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो 0 से ला करके 2a अगर कोई इंटीग्रेशन है और इसमें हम चाहें कि जो अपर है उसको आधा करना चाहें मीन्स डिवाइड बाय 2 करना चाहें तो आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाए पूरे इंटीग्रेशन में। ये देखिए 0 to a आ गया, डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 ही करना है, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 नहीं करना है। ठीक है, 2 के लिए ही एप्लीकेबल है, तो अगर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है इंटीग्रेशन और वो हाफ हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से 8th वाली आपको मैंने बताई थी कि 0 से ला करके अगर 2a हैं आप एफ एक्स डी एक्स। अब आप कहें सर इसका रिजल्ट कहीं पूछा तो ये आंसर आएगा कि इसका जो आप बता रही आएगा, तो वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि आपसे क्या पूछा है। ठीक है, इसका जो आंसर होता है 2 प्रकार के आंसर होता है, इसका 0 भी होता है और इसका आंसर ट्वाइस आप 0 to a एफ एक्स डी एक्स भी होता है। ये कब होता है और ये कब होता है, मैंने आपको कल बताया था कि जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, ऐसी पोजीशन में इसका वैल्यू 0 होता है, और जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स होता है तब इसका ट्वाइस वाला वैल्यू होता है। ऐसे एक प्रॉपर्टीज़ विशेष रूप से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में हर चैप्टर की चर्चा संभवतः मुझे करना है इस क्लास में, तो ये आपके कल भी बात हुई थी, आप वापस से देख लें। एक लास्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी एक प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ज़रूरी थी कि इसमें हम देखते हैं कि ए से ला करके बी तक नहीं है बल्कि ए से ला करके माइनस है, दूर से ही दिख जाता है कि दोनों जो लिमिट्स है वो सेम दिखती है बट नेगेटिव से ला करके पॉजिटिव, मतलब कम से ला करके जा माइनस ए टू ए। ठीक है, और आप एफ एक्स डी एक्स, जरूरी नहीं कि ए हो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 भी हो सकता है, तो इसके भी 2 वैल्यू होते हैं, एक तो 0 भी होता है और एक होता है ट्वाइस 0 to a आप एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है, व्हेन एफ एक्स इज ओड फंक्शन, जब आपका एफ एक्स जो है वो कैसा है, विषम फलन है। और ये आंसर कब आता है, जब आपका एफ एक्स जो है वो सम फलन यानी कि इवन फंक्शन है। कल हमने सम और विषम की बात आपको समझा भी दी थी कि सम किसको बोलते हैं, विषम किसको बोलते हैं, इवन और ओड। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़, इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करना है। लगभग इंटीग्रेशन में भी आपके इतने फार्मूले थे। इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम कहते थे कि अगर आपको ऐसा कोई इंटीग्रेशन करना है जो 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट फॉर्म है, तो ऐसी स्थिति में एक तो आइलेट का फार्मूला आपको यूज़ करना है। आइलेट जानते हैं आप, आइलेट में ये निर्धारण होता है कि हम फर्स्ट किसको लें और सेकेंड किसको लें। तो आइलेट से मीनिंग अपना आई से था आपका इन्वर्स, ठीक है, एल से मतलब लॉग, ए से मतलब हमारा एलजेब्रा, टी से मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई से मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि 2 फंक्शंस आए, पहले तो फार्मूला बता देता हूँ क्या रहेगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस
फिर इंटीग्रेशन आता है d/dx ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तब इस इंटीग्रेशन का यूज़ करना है तो वोल dx। ये फार्मूला है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड वोल dx। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड जैसे डिफरेंशिएट में आप किसी को भी कुछ अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट किसको ले लो सेकेंड किसको ले लो, बट इसमें ज़रूरी बात है कि फर्स्ट किसको लेना और सेकेंड किसको लेना। इसके लिए पहले आप किसका फार्मूला लगाएंगे, आइलेट फार्मूला। तो आइलेट में हम ये देखेंगे कि इन्वर्स का अगर फंक्शन आता है और लॉग का भी आता है तो इन दोनों में पहले कौन आया उसको आप फर्स्ट लेंगे। जैसे एक मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, साइन इन्वर्स है और एक लॉग एक्स है, तो हम ये देखेंगे कि इन्वर्स भी आया है और लॉग भी आया है, तो इन्वर्स पहले आता है आई और लॉग बाद में आता है, इसलिए हम इन्वर्स वाले को प्रीफर करते हैं, इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकेंड। बट अगर लॉग एक्स आ गया और साथ में मान लिया जाए एक्सपोनेंशियल आ गया ऐसा, तो हम देखेंगे कि लॉग पहले आता है और बाद में एक्सपोनेंशियल, इसलिए फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं साइन से लगा करके कोसेक का कोई भी फंक्शन हो। अलजेब्रा से मतलब क्या अपना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसी कोई भी पावर्स होती है, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर के साथ में लॉग एक्स आ गया। ठीक है, ये आपके निश्चित रूप से कोई भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यूज़ होना ही है इस पैटर्न का। तो इसमें हम अलजेब्रा देख रहे हैं और ये लॉग देख रहे हैं। अब आप यहाँ देखना है कि अलजेब्रा भी है और लॉग भी है, तो पहले आप लॉग देख रहे हैं इसलिए लॉग को हम क्या लेंगे फर्स्ट और इसको सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें n/d का फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है। जब कभी रेशो वाले कोई भी आपको क्वोशिएंट फॉर्म जो रहते हैं यानी इंटीग्रेशन में अपॉन वाले जब भी करना हो तो उसको हमेशा इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, यानी कि आपको प्रतिस्थापन करके मान करके कि इसके बराबर t ले करके इस टाइप के मेथड यूज़ होता है। तो ये आपको इंटीग्रेशन में इतना काम करना है। ठीक है, अब विशेष रूप से 3 चैप्टर जो कि इन फार्मूले के बिना अधूरे हैं और 101% में कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में उसका एक क्वेश्चन आपको करना ही है, यानी कम से कम वो आपको 15 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दे सकते हैं और कम से कम 5 नंबर का यूज़ तो आपको इस फार्मूले की मदद से करना ही है। कौन से फार्मूले याद आए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 2 थीटा 3 थीटा और साथ में a+b वाले फार्मूले, c+d वाले फार्मूले, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 थीटा वाले फार्मूले कौन से हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, 3 तो फार्मूले हैं केवल। अब साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले, एक तो है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ही दूसरा फार्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये साइन 2 थीटा 2 याद रखना। कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, पहला फार्मूला याद रख लेंगे तो आपको अगले 2 याद हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इसी को अगर पूरे को कॉस में बोलना है तो इस साइन को हटा करके यहाँ पर आप ट्वाइस ले लें, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पूरे को अगर साइन में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक फार्मूला इसी पैटर्न का 10 में बनाते हैं, तो 10 का जब बनेगा तो ये बनेगा आपका, नीचे वाला पार्ट तो सेम रहेगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, बट ऊपर हो जाएगा 1 - टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 फार्मूले आपके कॉस के बन गए, साइन के बन गए। अब अगर आपको टेन 2 थीटा का बनाना है तो टेन 2 थीटा का बनाने में साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा करेंगे तो नीचे का पार्ट दोनों का कैंसिल होने के बाद ऊपर तो आ गया आपका 2 टेन थीटा और नीचे आ गया आपका 1 - टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा, ये 2 थीटा के फार्मूले थे। इसी से मैं साथ में हाफ एंगल के बना देता हूँ। देखिए हाफ एंगल के फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं, मान लीजिए मुझे साइन थीटा की केवल ज़रूरत है, साइन 2 थीटा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि ये 2 रोटी है और इन दोनों को मुझे देना है तो 1-1 मिल जाएगी, बट अगर इसके पास ही 1 है तो निश्चित रूप से इसको आधी देंगे, इसके पास अगर 4 है तो इनको 2-2 देना है। बस इस टाइप से याद रख लें। तो अगर मान लो हाफ एंगल करना है, मीन्स इसका हाफ यहाँ पर आता है, मान लीजिए थीटा आया तो इनका हाफ करना है तो 2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका θ/2 और कॉस में भी θ।
थीटा बाई 2। यहाँ की बात करें 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ की बात करेंगे cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सभी फार्मूले आप हाफ एंगल में बना सकते हैं, ठीक है। विशेष रूप से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि दो फार्मूले आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और वो एग्ज़ाम में चल निकले हैं, यानी वहाँ से निकल गए हैं पेपर के लिए, वो मान के चलिए कहीं ना कहीं उसका यूज़ करना ही है आपको। तो वो दो फार्मूले विशेष रूप से गंभीरता से याद कर लें आज ही। 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा, इसके फार्मूले एक याद कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाए कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और अगर ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता था तो जो माइनस वाला वो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये दो फार्मूले भी आप हाफ एंगल में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा। अगर बनाते हैं तो इधर ये 2 थीटा का थीटा हुआ इसलिए हाफ हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस प्रकार से 1 माइनस cos थीटा ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये 2 थीटा के फार्मूले सभी हो गए और हाफ एंगल के हो गए। इसके ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे आपको पता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हम, फिर आपका डिफरेंशिएशन में जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से हम करते हैं क्वेश्चंस उसमें यूज़ होंगे। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएटिंग tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे इस टाइप से। तो निश्चित रूप से आपको दिख रहा है कि ये फार्मूला देखो इससे बना हुआ है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब सीधे सीधे x को उठा करके tan थीटा रखा और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे एक लाइन का तो डिफरेंशिएट का बन जाएगा। इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे तो 3 जगह आप बचेंगे नहीं इससे, मतलब आज इसको याद करना ही है, ठीक है। रिलैक्स मोड में, टेंशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं टेंशन को दूर कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया है। इसके बाद में tan 3 थीटा, मतलब 3 थीटा के फार्मूले याद करना। 3 फार्मूले होते केवल, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। मैं ये इतने ही फार्मूले बता रहा आपको जितने आपके लिए उपयोगी होंगे। फार्मूले तो बहुत सारे हैं पर आपको ये सब जो आज कलेक्शन बता रहा हूँ ये सुपर कलेक्शन है, इसका कलेक्शन याद करने से आपके जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब यूज़फुल हो जाएंगे। मान लो 3 थीटा की बात करता हूँ तो इसमें आपको देखो तरकीब है। sin 3 थीटा में आपको 34 याद रखना है और इसमें याद रखना आपको 43। क्या मतलब इसका, और साइन का फार्मूला साइन में ही बनता है, ये भी साइन ये भी साइन ये भी साइन ये भी साइन, सॉरी कास का फार्मूला है तो कास में बनाएंगे। ये देखिए आप दोनों में बीच में माइनस यूज़ करना है, मतलब साइन वाले में 34 याद रखना है, कास वाले में आपको 43 याद रखना है। उसके बाद में जो 4 वाला है यानी कि जो ज़्यादा वाला है उसको क्यूब लगाना आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। ओके, याद रखने की तरकीब है, बाकी आपने याद कर रखा बहुत अच्छी बात। इसका फार्मूला याद रखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपके 3 थीटा के इतने फार्मूले थे, ये हाफ एंगल, ये 2 थीटा। इसके बाद में a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले आपको कई जगह कहीं ना कहीं तो यूज़ होंगे, वो भी हम देख लेते हैं कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं और कौन से होते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी और साथ में tan a प्लस बी, विशेष रूप से इतने याद रखना है। साइन a प्लस बी में आप याद रखेंगे साइन a cos b और प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस ही आएगा, फिर इसका उल्टा कर दीजिए आप cos a sin b, ठीक है, साइन a cos b cos a sin b, इस टाइप से इसको याद रखना है। जबकि इसका प्लस था तो बीच में प्लस आया, इसका मतलब ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी आपको माइनस कर देना है। cos वाले में चारों पार्ट्स तो सेम होते हैं बट cos से स्टार्ट करना इसको, cos a cos b, और अगर प्लस होता है तो क्या लिखेंगे माइनस साइन a sin b। यानी आप विशेष रूप से cos जब भी आता है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस से आया इसका मतलब प्लस आएगा। फिर tan a प्लस बी के फार्मूले में हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जब प्लस आया था तो ऊपर प्लस आया था और नीचे माइनस, अगर माइनस आया तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। कॉट का भी बना सकते हैं आपका, कॉट का अगर बनाना है तो ये पार्ट ऊपर हो जाएगा, कॉट का बना देता हूँ
कॉट ऑफ ए प्लस बी की बात करें तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला हम बनाते थे टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो उधर से लिखते हुए आना इसको ऐसा लिखना कि कॉट ए कॉट बी -1, ठीक है, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये जब हमने प्लस का बनाया तो ये बना, इसका मतलब जब माइनस का बनाएंगे तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस और यहाँ हो जाए माइनस। ओके, तो इस प्रकार से 8 फार्मूले आपको ए प्लस बी का भी आपको कलेक्शन में रखना है। साथ में कुछ जगह यूज़ हुए हैं, अगर आपको याद होते हैं तो ठीक, मुझे लगता है कि इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी, कुछ बच्चे अगर चाहें तो कर लें, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। तो इसमें सभी में एक तो 2 आता है, याद रखिए आप कि यहाँ प्लस या माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूले और ये प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं इस प्रकार से। तो साइन सी प्लस साइन डी में आपका ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 और फिर आएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर हो जाए तो कॉस हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर जब cos c प्लस cos d आता है तो cos c प्लस cos d में दोनों ही टर्म cos के आते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर भी cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, ओके। और जब cos c माइनस cos d आता है तो दोनों टर्म साइन के आते हैं, पर स्पेशली इसको याद रखना है कि यहाँ पर सभी में c माइनस डी चल रहा था, बट इसमें क्या आएगा d माइनस सी बाई 2 आएगा, ओके। तो ये आपके 4 फार्मूले, और इन 4 से अच्छे बच्चे वो 4 दूसरे बना लेते। कैसे? अगर ये जैसे प्लस और माइनस के फार्मूले थे और वो प्रोडक्ट में बन रहे थे, अब इससे उल्टी बात करें हम कि प्रोडक्ट से अगर मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कैसे, वहाँ से स्टार्ट करिए आप। 2 साइन ए कॉस बी, ये देखिए यूँ समझिए कि ये पूरा ए पार्ट है और ये बी है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। सभी फार्मूले ऐसे बना लीजिए आप कि 2 साइन ए कॉस बी, तो अगर ऐसा बनाना है तो क्या आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इस टाइप से बनाएंगे। अगर इसकी बात करूँ तो क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ बना आपका 2 cos ए साइन बी, तो 2 cos ए साइन बी अगर बनाते हैं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। विशेष रूप से इसमें ध्यान देना, 2 साइन ए साइन बी का जब फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ए माइनस बी लेना है, जबकि हर बार हम क्या ले रहे हैं ए प्लस बी। मतलब मैं विशेष रूप से चौथा बना देता हूँ कि 2 साइन ए साइन बी अगर बनाना है तो इस फार्मूले को बनाते समय थोड़ी सावधान रखना है। यहाँ हम हर जगह ए प्लस बी ले रहे थे, बट इसमें आपको क्या लेना है, पहले ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी, ओके। इसमें पहले ए माइनस बी यूज़ कर लेना तो सही हो जाएगा। ये आपके 8 फार्मूले फिर से बना दिए, 8 और 8 16 फार्मूले फिर से ओके हो गए। यानी अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स वाला जो चैप्टर है उसके फार्मूले भी आपको, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती है तो फार्मूले तो ढेर लग जाता है, तो निश्चित रूप से आपको धैर्य रख करके याद करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की याद दिलाता हूँ, उसके बाद में आपको ज़्यादा कोई फार्मूले का बजट नहीं रहेगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में कुछ बातें हैं, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत कम फार्मूले हैं, ये बस लगभग फार्मूले आपके काफ़ी कुछ हो गए हैं। और फिर मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ विशेष जो एकदम इम्पॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन संभावना है वो भी अभी मैं आपको, अभी अगर टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि इसके बाद कौन से फार्मूले, इन्वर्स की। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर याद करते हैं तो वो कौन से हो सकते हैं? देखिए आप, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़रूरी बात है कि साइन इन्वर्स ऑफ -x, इसमें भी एक ट्रिक से बताई थी मैंने आपको कि का से या का को से, जो भी याद रखना हो, मतलब cos का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की बात कर रहे थे हम। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये 6 फार्मूले तो माइनस के याद रखना है, इस प्रकार से कि अगर इन्वर्स में नेगेटिव साइन के साथ में -x होता है तो उसका आउटपुट क्या होता है। तो इसके लिए कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि कुछ में पाई माइनस समथिंग होता है और कुछ में डायरेक्ट माइनस हो जाता है। जैसे आपने याद किया साइन ऑफ -θ, तो
तो ये फार्मूला उधर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का था, मीन्स ये माइनस साइन थीटा देता था। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग याद रखना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रिक से बताई अभी आपको कि का से याद रखिए, मतलब कॉस, कॉट और साथ में सेक, ये तीन फार्मूले आपको अलग से याद रखना है। इसके जो फार्मूले रहेंगे वो सबसे पहले इसको याद करना कि पाई आता है इनमें, पाई माइनस पाई माइनस और कॉस इन्वर्स एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कॉट इन्वर्स एक्स आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सेक इन्वर्स एक्स। तो इन तीनों में तो क्या याद रखेंगे, पाई माइनस समथिंग। बट इन तीनों में क्या याद रखना आपको, इनमें माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स, माइनस टेन इन्वर्स एक्स और माइनस का कोसेक इन्वर्स एक्स। ये आपको इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है और इसमें पाई माइनस समथिंग आता है, जो भी इधर रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 6 फार्मूले दिए हो गए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम रेसिप्रोकल फार्मूले याद रखते थे कि जो साइन रहता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है, कोसेक का। इसमें भी ऐसा होता है कि साइन इन्वर्स में मान लो एक्स और इसको मुझे कोसेक में चेंज करना है, तो कोसेक इन्वर्स में एंगल जो रहेगा वो अपान में आ जाएगा 1/x। जस्ट ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि अगर कोसेक में मान लिया जाए यहाँ पर एक्स हैं और इसको मुझे साइन में चेंज करना है, तो साइन में जो इसका एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इसी प्रकार से कौन सा बना लेंगे आप, टेन का और कॉट का बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से किसका बनाएंगे, सेक का और साइन और कोसेक बनाया, टेन और कॉट बनाया तो सेक और कॉस बना लेंगे। ये 6 फार्मूले आप रेसिप्रोकल फार्मूले से याद रखेंगे, 6 फार्मूले आपके नेगेटिव साइन वाले याद रखेंगे। उसके बाद में साइन के सामने अगर इन्वर्स में उसका फुल एंगल है ऐसा, तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, वो आ जाता है थीटा। ठीक है, इस प्रकार से मान लो यहाँ साइन है और यहाँ साइन इन्वर्स थीटा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके दोनों एंगल्स हट जाएंगे, साइन और साइन इन्वर्स। तो ये केवल एंगल आएगा, मतलब इनके फंक्शंस हट जाएंगे। तो ये बताए कि साइन इन्वर्स के सामने फुल फंक्शन है या फुल फंक्शन के सामने उसका इन्वर्स है। ठीक है, तो अब ये सभी के लिए अप्लाई होगा कि मान लो कास के सामने कास है और इन्वर्स के सामने उसका फुल फंक्शन कास का कास के सामने ही होना चाहिए, टेन टेन के सामने, काट काट के सामने, तो ये सब हट जाया करते हैं। बट अगर आपके मन में फार्मूला है कि साइन इन्वर्स के सामने अगर कास एक्स होता तो क्या करते, तो ये हमारी पूरी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है कि साइन के सामने साइन होगा तभी हटता है, और कास को साइन में कैसे चेंज करते हैं वो चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में इसमें जो क्वेश्चंस आपके जिस फार्मूले से होते हैं उस पर आते हैं हम। क्वेश्चंस जो बेसिकली हैं, एक तो चेंज करने वाले हैं कि साइन को आप कॉस में कैसे चेंज करते हैं, कॉस को साइन में कैसे चेंज करते हैं, टेन को कॉट में चेंज कैसे करते हैं। तो वो उस वीडियो में मैंने जब आपको क्वेश्चंस बताए थे उसको आप देख करके उसको देख लें कि मान लो मुझे साइन इन्वर्स को चेंज करना है कॉस में, तो हम लाल बटे कक्का या और पंडित वृद्धि प्रसाद जिसको बोलते थे और पाइथागोरस का यूज़ करके बड़े ईजी गोइंग 60 फार्मूला याद नहीं रखना है। कोई फार्मूला अगर आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछा, मान लीजिए आपसे पूछा है कि टेन इन्वर्स एक्स का सूत्र है और 4 आंसर दे दिए इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर मान लो साइन इन्वर्स का आउटपुट चाहिए, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, टेन इन्वर्स एक्स का साइन में कौन सा फार्मूला होता है। तो 1 मिनट लगता है केवल। देखिए आप, ये आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर है और ये आधार मतलब बेस है। लंब और आधार है तो कर्ण निश्चित रूप से पाइथागोरस देगा आपको, x² + 1 का स्क्वायर रूट आ गया, यानी कि कर्ण भी आ गया, यानी कि हाइपोटेन्यूस आ गया, परपेंडिकुलर है, बेस है। अब आपको अगर साइन में चाहिए तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना अपने पास x है और कर्ण कितना है, √1 + x²। ये 1 मिनट लगता है केवल, आप ऐसे किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब जो फार्मूले खास करके क्वेश्चंस करने में यूज़ होंगे उनको आपको नहीं भूलना है। एक क्वेश्चन उसका मान के चलिए कि आता ही है, इसलिए विशेष रूप से उसको करेंगे। ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं फार्मूले की। एक तो साइन इन्वर्स x + साइन इन्वर्स y। ठीक है, तो साइन इन्वर्स से ही होता है या कॉस होता है या टेन टेन होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, आप मर्जी से ऐसा सेक इन्वर्स का कोई फार्मूला नहीं होता है। साइन कॉस टेन टेन। ओके, तो साइन इन्वर्स + साइन इन्वर्स होता है तो इसका आउटपुट भी साइन इन्वर्स आता है। कॉस का फार्मूला होगा कॉस इन्वर्स x + कॉस इन्वर्स y, इसका आउटपुट भी कॉस इन्वर्स से ही आता है। टेन इन्वर्स ऑफ x + टेन इन्वर्स ऑफ y, इसका फार्मूला भी आपका टेन इन्वर्स में ही यूज़ होता है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि x × √1 - x²,
सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस होता है तो प्लस ही आएगा, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ प्लस था तो प्लस आया, इसका मतलब जब माइनस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ माइनस आएगा। कॉस वाले में क्या याद रखेंगे आप, कॉस वाले में जैसे इसमें देख रहे थे हम, एक प्लेन और एक स्क्वायर रूट है, यहाँ पर क्या होगा, प्लेन दोनों पास में हो जाएंगे एक्स वाई, और अगर कॉस आया, मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉस आता है थोड़ा सा समझ जाना आपको, ठीक है। तो ये प्लस होता है तो इसमें क्या आएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर प्लस था तो बीच में माइनस यूज़ किया, मतलब माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। टेन इनवर्स वाले में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये वाला यूज़ करना है। इसमें कंडीशन है कि व्हेन एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन नहीं, एक्स इज़ लेस देन एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, तब ये फार्मूला यूज़ करना है। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जब होगा तो यहाँ एक्स माइनस वाई आता है, तो उस समय जो एक कंडीशन रहेगी, देखिए आप, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला आप इतने याद रख लें तो आपका इन्वर्स वाला काम भी हो जाए बढ़िया। और इसमें इन्वर्स वाले में हाँ कुछ फार्मूले और बचे हैं। देखिए इसमें इन्वर्स में हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले, ये 3-4 फार्मूले हैं आपके, 2 साइन इन्वर्स एक्स, 2 कॉस इन्वर्स एक्स, 2 टेन इन्वर्स एक्स, 3 साइन इन्वर्स एक्स और 3 कॉस इन्वर्स एक्स। जो अभी आपने 2 थीटा और 3 थीटा के फार्मूले याद किए थे ना, उससे इसको कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। इसको ऐसा माने कि साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा और ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। अब आप बोलें कैसे, मान लो मैं साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको याद दिलाऊं, तो पहले अपने मन में रखिए कि साइन 3 थीटा का मैंने याद किया था, कैसा होता था, तो बोले 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता था। बिल्कुल आपका फार्मूला बन चुका है। इनका सबका आउटपुट तो साइन इन्वर्स ही देना है, नंबर 1 बात। और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ आप एक्स लिख दीजिए, फार्मूला बन के रेडी है। देखिए आप 3x माइनस 4x क्यूब। मान लो आपका कास का फार्मूला है तो कास में आप 43 लिखते थे, 43 लिखते थे ऐसा, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये होता था कास 3 थीटा का। तो इससे फार्मूला बनाइए आप, कास इन्वर्स का कास इन्वर्स से ही होगा, और जहाँ आपका कास है वहाँ x लिख दीजिए, 4x क्यूब माइनस 3x। मान लो इसकी बात करना है तो टेन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था, टेन 2 थीटा का होता था 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसका भी आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा। देखिए टेन इन्वर्स में ही आएगा, और जहाँ टेन है वहाँ x लिख दीजिए, यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे याद करें। मान लो cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का cos में ही ऐसा कौन सा फार्मूला आता था, तो वो होता था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप cos में देना चाहेंगे तो ये बन जाएगा आपका cos इन्वर्स में 2x स्क्वायर माइनस 1। और sin 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसको आप 2 फार्मूले थे इसके भी, तो 10 में बना सकते हैं, बट इसका अगर साइन में बनाते हैं तो साइन इन्वर्स में आ जाएगा 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतने फार्मूले आप, ये भी विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछे गए 1-2 बार, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से भी है। तो आज के वीडियो में हम क्या है कि एक नंबर के जो फार्मूले आते हैं, जिसमें केवल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से, उन सब का भी कवरेज इस फार्मूले के आधार पे मिल रहा है आपको। ठीक है, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो कल से क्लास चल रही है, दोनों मिला करके अगर आप कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद में और देख लेता हूँ कि और क्या बचा है। हाफ एंगल की बात हो गई, 2 थीटा 3 थीटा, और इन्वर्स के सभी फार्मूले हो चुके हैं। इसके बाद में ऑल सिल्वर टी कप हो गया। उसके बाद में आते हैं हम वेक्टर को लेकर के। ठीक है, तो वेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए वेक्टर वैसे भी देखिए आपका बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना है कि क्या क्वेश्चन आएगा, और वेक्टर की पूरी आपकी एक लाइव क्लास हो चुकी है, उसकी वीडियो को देख लें आप। उसमें विशेष रूप से 3 नंबर 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव, तो 3 नंबर 2 नंबर के लिए फार्मूले जो हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ। देखिए वेक्टर में सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे कोई वेक्टर है पी क्यू, तो इसको पी क्यू को बनाने में पोजीशन वेक्टर, आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर क्यू और पोजीशन वेक्टर पी, अगर मालूम है आपको कि पोजीशन वेक्टर आप क्यू है आपके पास और पी भी है, तो पी क्यू बनाने में आप क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी।
यानी Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। जब PQ बनाते हैं तब आपको ऐसा याद रखना है। अगर मान लो AB होता तो मैं बोलता B का माइनस A का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उल्टा याद रखना है कि इसमें से ये माइनस करना है, एक बात तो याद रखना है। उसके बाद जहाँ भी i j के आते हैं उन सब के ऊपर आपको विशेष रूप से कल तक याद रखना है कि सब के ऊपर कैप रखना है, ठीक है। किन के ऊपर? i j k के ऊपर। वो होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का बहुत बार फार्मूला पूछा जाता है कि a कैप का फार्मूला क्या है? एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है वेक्टर a अपॉन मोड ऑफ a, ठीक है। इसके बाद में वेक्टर को लेकर के फिर आते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम सदिश अदिश गुणनफल बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको a डॉट b का फार्मूला याद रखना और उस पर बेस्ड छोटी छोटी बहुत सारी बातें कभी बता रहा हूँ। इसमें a डॉट b का फार्मूला है मोड ऑफ a मोड ऑफ b एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है। इसी से अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स करना है, दो सदिशों के बीच का कोण, तो कॉस थीटा निकालने में आपका क्या हो जाएगा? a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a एंड मोड ऑफ b, ठीक है। इसी से आपका तीसरा फार्मूला हो जाएगा कि अगर दो परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हैं, तो दो सदिश लंबवत हैं, तब a डॉट b का वैल्यू कितना होगा? 0। यह आपसे पूछा जाए कि a डॉट b अगर 0 है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो आपको याद रखना है कि वेक्टर a और वेक्टर b अपने आप में क्या होंगे? लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर a और b में कोई लेमड़ा का रिलेशन हो जाता है, लेमड़ा से मतलब कोई भी कोफिशिएंट होता है, कोई भी गुणांक होता है, तो a और b का इस प्रकार से कोई भी संबंध होता है, तो यहाँ पर ये a और b अपने आप में क्या हो जाते हैं? पैरेलल की कंडीशन होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें थी। इसी में एक प्रोजेक्शन का फार्मूला अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि वेक्टर a का b पर प्रक्षेप बताओ। तो वेक्टर a का b पर प्रक्षेप यानी कि आपको याद रखना है किसके ऊपर प्रक्षेप चाहिए, है ना? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b। इससे उल्टा भी हो सकता है कि b का a पर प्रक्षेप बताओ। तो ऐसी पोजीशन में आपको याद रखना है cos थीटा वाले फार्मूले को कि a डॉट b तो आता ही है, a डॉट b तो ऊपर आता ही है, चाहे वो a का b के ऊपर हो चाहे b का a के ऊपर हो। अब नीचे क्या आएगा वो देखना है। तो b पर है इसलिए मोड ऑफ b आपको यहाँ लेना है। इस प्रकार से a पर है इसलिए मोड ऑफ a आपको यहाँ लेना है। तो ये दो प्रोजेक्शन फार्मूले याद हो गए आपके। इसके बाद में इसमें इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना है कि i डॉट i, j डॉट j, j डॉट j, k डॉट k, ये सभी आपका वैल्यू 1 होता है, जबकि i j, ठीक है, या j k या k i या इस टाइप का कोई क्रम का मतलब नहीं होता है इसमें। तो इन सब का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है वो प्रूव करके भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। और इसमें विशेष रूप से तो इतना याद रखना है कैसे बनाते हो, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो i i j j और k k का मल्टीप्लाई करके और आप डायरेक्ट उसका a डॉट b बना सकते हैं। मतलब ये फार्मूले आपको क्वेश्चन भी डायरेक्ट बेस पर, जैसे ये पूछा है a का b पर प्रक्षेप बताओ, जबकि a दे रखा b दे रखा है, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। इसके बाद में क्रॉस की बात कर लेते हैं हम, यानी a क्रॉस b, जिसको हम सदिश गुणन बोलते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस लग रहा है। तो सेम इसी पैटर्न से देखिए इसके फार्मूले। मान लो मुझे a क्रॉस b का फार्मूला बनाना है, तो ये मोड ऑफ a मोड ऑफ b तो इसमें भी आता है। इसमें cos थीटा था, इसमें क्या आएगा? sin थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है n कैप। n कैप इसकी डायरेक्शन बताता है कि a क्रॉस b की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें तो पहले इसका मोड लेना होगा आपको। तो अगर मोड लेता हूँ तो a क्रॉस b इक्वल्स टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b, और साइन थीटा सेम रहेगा, और n कैप का जब मोड लेंगे तो 1 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर साइन थीटा का फार्मूला बनाते तो देखिए cos थीटा का फार्मूला ऐसा बना था। साइन थीटा का अगर बनाना है तो साइन थीटा को याद रखने में मोड ऑफ आता है, जैसे उसमें a डॉट b आता था, इसमें क्या आता है? a क्रॉस b, पर मोड भी याद रखना है। और साथ में नीचे वाला पार्ट दोनों का सेम होता, उसमें भी आप देख रहे थे ऐसा ही था। इसके बाद a डॉट b इक्वल्स टू 0 था, तब दोनों परपेंडिकुलर होते थे। अगर इसमें a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b आपस में कैसे? पैरेलल है, यानी कि समांतर है ना। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लिक होगा और आपको बराबर आएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b कैसे निकालते किसी वेक्टर का? मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास
A1i प्लस A2j प्लस A3k हैं। इस प्रकार से वेक्टर B है आपके पास B1i B2j B3k। तो A क्रॉस B को हमेशा आप डिटरमिनेंट का यूज़ करके ही बनाएंगे। पहली रो में ij के आएंगे और दूसरी रो में आपको A के कोफिशिएंट्स यानी कि A1 A2 A3 आएगा। इस प्रकार से B1 B2 B3 आएगा। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अब इनका यूज़ क्या है वो देख लेते हैं और फिर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसमें वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखना है कि जैसे आई जे जे के 1 होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और साथ में के क्रॉस के, ये सब ज़ीरो हो जाते हैं। और जो अदर्स रहते हैं, ठीक है, वो आपके इस साइक्लिक आर्डर से याद करवाए थे मैंने आपको कि आई जे और के। इसको ऐसे याद रखना है कि आई क्रॉस जे है तो क्या आ जाएगा के, जे क्रॉस के है तो क्या आएगा आई, और के क्रॉस आई है तो जे आएगा। बट अगर वो आर्डर से साइक्लिक आर्डर ना होकर के मान लिया जाए के क्रॉस जे पूछ लिया, तो के क्रॉस जे यानी कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो आंसर तो आएगा बट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपके इस पर बेस्ड हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर के 3 फार्मूले बहुत अच्छे हैं और उसका क्वेश्चन भी बन सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट में 3 फार्मूले हैं कि आपको अगर कोई एक ट्रायंगल है और इसमें कोई उसकी 2 साइड से ए और बी, तब उसका एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपको याद रखना है, ए क्रॉस बी करना है, पहले इसका मोड लेकर के 1/2 लगा देना है। यानी कि ये फार्मूला पे आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी। बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, उसकी अगर एक साइड ये और एक साइड बी दे रखी है, ठीक है, यानी कि 2 एडजेसेंट साइड यानी संलग्न भुजाएं अगर मिल रही हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 1/2 नहीं आता, इसमें क्या आता है, ए क्रॉस बी आ जाता है। ओके, तो ये विशेष रूप से डिफरेंस याद रखना है क्योंकि फार्मूले सब मिक्स करके दिया जाते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। ये भी आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव में, ये भी दिखेगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मतलब समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, बट आपको 2 साइड से न दे करके 2 डायगोनल्स अगर मिलते हैं D1 और D2, 2 विकर्ण अगर दिए हैं तो उस समय इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो भी आपका D1 क्रॉस D2 ही होगा। बट हम यहाँ पर 1/2 का विशेष ध्यान रखेंगे। ये 3 फार्मूले आपको ए क्रॉस बी पर बेस्ड याद रखना है, ये भी आते रहते हैं। इसके बाद में एक हमारा डॉट प्रोडक्ट पे आधारित फार्मूला था कि किसी भी वेक्टर के मोड का स्क्वायर उसके वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड फार्मूले बताए। हमारे कोर्स में ट्रिपल प्रोडक्ट भी हैं, तो ट्रिपल प्रोडक्ट पे भी आधारित कोई सवाल आपका छोटा आ सकता है, अन्यथा फार्मूले इसके बता देता हूँ मैं। ट्रिपल प्रोडक्ट भी जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होते थे, इसके ट्रिपल प्रोडक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि अदिश त्रिगुणनफल। तो अदिश त्रिगुणनफल जो था, नाम से स्पष्ट है कि 3 वेक्टर्स हैं और इन तीनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है। तो इसका जो शो करने का है या रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेते हैं ABC। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए आप। ABC से मतलब A डॉट B क्रॉस C, यानी ABC कोई ज़रूरी नहीं कि क्रम में, यहाँ पे आप क्रम में लिखें, पर इसका मीनिंग ये होता है कि जो ABC हैं, एक जगह डॉट दूसरी जगह क्रॉस है, पहले क्रॉस और बाद में भी डॉट हो सकता है, बट इस साइक्लिक आर्डर में होना चाहिए। कैसे, ये हो सकता है, या अगर यहाँ किसी ने B लगाया तो यहाँ क्या आएगा, C क्रॉस से आएगा, या फिर किसी ने अगर C ले लिया स्टार्टिंग में तो बाद में क्या होगा, A क्रॉस B। ओके, अगर बाय द वे अगर ऐसा हो गया कि A डॉट C क्रॉस B आ गया तो कोई इसका आंसर 0 नहीं हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, बट नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक आर्डर आपका चेंज हो गया, क्योंकि ए के बाद सी नहीं आता है, ए के बाद बी आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी में अगर किसी के ऐसे साइक्लिक आर्डर में या किसी में बता रहा था आपको कि अगर जैसे अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि 2 वेक्टर्स अगर रिपीट हो जाते हैं, जैसे ये है, या फिर इसी मान लो C दे दिया, ठीक है, तो इन सब का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस से याद रखना है।
ये आपको याद हो गया, ये याद हो गया, इन सब का मीनिंग सेम है। और ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये अगर आपको ABC 3 साइड से हैं 3 उसकी क्यूबाइड की, यानी कि समांतर षटफलक या पैरेललोपाइप्ड का, तो यहाँ अगर आपको दे रखा है समांतर षटफलक, तो इसका क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर आपको हो सकता है 3 वेक्टर्स दे दे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, इतने इतने, तो बताइए कि क्या एक कोप्लेनर है, मतलब समतली है, या इसका दूसरा रिजल्ट यदि ABC आपके 0 हैं, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में क्या रिजल्ट देता है, तो आपको लिखना है कि जब ये कंडीशन आती है इसका मतलब वो कोप्लेनर है, यानी कि समतली है, मतलब समतली की कंडीशन हो गई। ये आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालने का फार्मूला भी इसी से बना। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, तो आपको बता चुका हूँ वो बात भी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बनाने में हमेशा हम डिटरमिनेंट का ही यूज़ करेंगे। पहली रो में आपको क्या होगा, ए के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और डिटरमिनेंट को केवल सॉल्व करते से आपका स्केलर फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसके फार्मूले इतने याद रखना है। इसके बाद में आपके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में नाम से स्पष्ट है कि इनका आउटपुट क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, और साथ में 3 वेक्टर्स का भी यूज़ करना है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए आप, स्केलर की बजाय वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब हिंदी में बोलते हैं सदिश त्रिक गुणनफल। तो A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें आपको साइक्लिक ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें पास और दूर की बात से मैंने आपको याद करवाया था कि इसमें यहाँ आप खड़े हैं, ये आपके लिए दूर का कहलाता है, ये आपके लिए पास का याद करना है। ठीक है, अगर ये फार्मूला ऐसा होता कि B क्रॉस A और यहाँ साथ में A होता, तो आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपका दूर का हो गया और ये आपका पास का हो गया। इतना आपको ट्रिक से याद रखना है। अब इसका फार्मूला बनाते सिखाता हूँ। देखिए, हम ये हैं तो A तो आई गई, हमको दोनों में रहना है, पास वाले के साथ भी रहना और दूर वाले के साथ भी रहना है। तो पहले हम खड़े हो गए, A डॉट दूर वाला लेना पहले, और साथ में पास वाला खड़ा रहेगा, फिर माइनस लगाना है, फिर से A का आना ही है वापस, और साथ में पास वाला यानी कि B आ जाएगा और ये आ जाएगा दूर वाला। ठीक है, मतलब ऐसे याद रखिए, कोई रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। A डॉट C साथ में B, A डॉट B साथ में C। समझ में नहीं आई बात? खाली सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, देखना भी है, दिमाग भी लगाना है ना। मान लो इसमें लगाइए, चलिए यहाँ आप खड़े हैं, क्या आएगा, दूर कौन है, ये, पहले दूर वाले का स्वागत करना, बाद में पास वाले का। कैसे, A के साथ में दूर वाला यानी कि B डॉट जरूर लगाना है, और साथ में C। यहाँ कभी भी कुछ भी मत लगाना, बहुत सारे बच्चों को डॉट याद आ जाता है, क्रॉस याद आ जाता है, कुछ भी नहीं आता इसमें। फिर माइनस आता है, ये मैं दूर वाले के पास गया था, अब पास वाले के पास में, तो A के साथ में क्या आएगा, C, और साथ में आ जाएगा B। यहाँ आपको याद रखना है कि कुछ भी नहीं आता है, डॉट वगैरह। ठीक है, तो ये आपके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे बनाना है, इसी से बनाएंगे। अब मान लीजिए इसका मुझे वैल्यू बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो वैल्यू बनाने के लिए बेटर है कि A क्रॉस B क्रॉस C को भी आप कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने ABC को बनाया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाया था, इसको बनाने में भी आप क्या करेंगे, 2 बार अगर आप A क्रॉस B और इसका यूज़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि इसको आप पहली लाइन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको आप इससे बनाएंगे, न कि उसको। बहुत सारी किताबों में क्या 2 बार B क्रॉस C बनाया, फिर उसका फिर से एक बार सदिश कर लिया, तो आपको 2 बार डिटरमिनेंट कंसीडर करना पड़ेगा। आप इसी से बनाइए ना। मान लीजिए A आपके पास है 2i + 3j + 2k, B भी दे रखा है, इसी प्रकार C भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। A और C का डॉट प्रोडक्ट पहले कर लो, साथ में B आ जाएगा सेम, फिर A और B का डॉट प्रोडक्ट 1 मिनट में हो जाता है, केवल आराम से करिए, इसी फार्मूले से ही करना है। ठीक है, ये भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगभग आपका प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब वेक्टर के जो फार्मूले थे वो हो गए। अब इसमें 3D के जो फार्मूले हैं उसमें भी आपके 2 ऑब्जेक्टिव हैं शायद 3D में, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। और वेक्टर में 3D का भी यूज़ किया गया, तो उसके 3-4 फार्मूले उसके बता देता हूँ कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, प्लेन का इसका स्ट्रेट लाइन का कैसा होता है, और एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन,
तो प्लेन का अगर वेक्टर इक्वेशन आपको चाहिए तो ये होता है आपका आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी होती है। और एन कैप जो रहता है वो आपका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, मतलब जो अभिलंब रहता था उसका क्या है, यूनिट वेक्टर। एक तो याद रखना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब समतल का सदिश समीकरण। अगर बात करें हम कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का सदिश समीकरण चाहिए, तो आपको याद रखना है कि r इक्वल्स टू ए प्लस लेमड़ा बी। ठीक है, जहाँ a क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पासेस होती है और साथ में किसी वेक्टर b के क्या होती है, पैरेलल। यानी कि एक सरल रेखा जो एक बिंदु a से गुजरती है, यानी जिसका वेक्टर a है, और साथ में एक अन्य सदिश या एक सरल रेखा जिसका स्थिर सदिश क्या है, b है, उसके समांतर। ये आपको याद रखना विशेष रूप से। अब मान लीजिए दो वेक्टर्स दे दिया आपको कि r डॉट n1 इक्वल्स टू d1 और r डॉट n2 इक्वल्स टू d2। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। जब वेक्टर के फॉर्म में देंगे आपको निकालना हो तो ये इक्वेशन कैप वाला लगाएंगे, और जब यूज़ करेंगे तब आपको वेक्टर के फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच का एंगल लगाना है, तो एंगल का फार्मूला आपको पता है n1 n2 ही आपके dr से यहाँ से मिलेंगे, मतलब ये अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। इसलिए आपको cos थीटा का फार्मूला जैसे a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी आपको याद है, वही फार्मूला यूज़ कर सकते हो यहाँ, n1 डॉट n2 अपॉन मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2। ये फार्मूला इसका याद रखना है। अगर दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, जैसे r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमड़ा b1, r इक्वल्स टू a2 प्लस लेमड़ा b2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल चाहिए तो cos थीटा ही यूज़ करना, और इसमें a1 a2 का कोई यूज़ नहीं होगा। b1 डॉट b2 अपॉन में मोड ऑफ b1 एंड मोड ऑफ b2। ये cos थीटा का ये फार्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए होगा। अब एक स्ट्रेट लाइन और एक क्या दे दिया आपको, एक स्ट्रेट लाइन के साथ में एक प्लेन दे दिया। तो स्ट्रेट लाइन वाले में से तो हम b का यूज़ कर लेंगे, और प्लेन वाले में से क्या करेंगे, n का यूज़ करेंगे। मतलब आपको अगर कहा जाए कि एंगल बिटवीन प्लेन दे दिया आपको इस टाइप से, ये प्लेन है, और आपको स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा दे दिया, उसका इक्वेशन अगर a प्लस लेमड़ा b है, तो यहाँ से आप n देख लेंगे और यहाँ से b देखेंगे, और इनके बीच का विशेष रूप से एंगल का फार्मूला आपको उस दिन पूरा वेक्टर बताया, तो उसमें सब क्वेश्चंस भी हो गए थे, बट आज फार्मूले के साथ में आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। तो cos थीटा ना होकर के क्या विशेष रूप से ध्यान देंगे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा होने के कारण sin थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा एक प्लेन है और एक आपका स्ट्रेट लाइन है, इसलिए n डॉट बी अपॉन मोड ऑफ n एंड मोड ऑफ b। ठीक है, ये तीन फार्मूले विशेष रूप से याद रखना है। दो फार्मूले फिर यहीं से बन जाएंगे। देखिए आप, अगर दो प्लेन को परपेंडिकुलर प्रूव करना है यानी कि लंबवत सिद्ध करना है, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी n1 डॉट n2। जैसे a डॉट b इक्वल टू 0 होता था, तो यहाँ पर दो प्लेन क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होंगे। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन अगर लंबवत हुई तो आप देख रहे cos 90 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें ये 0 हुआ था तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 आया था। इसमें क्या होगा, b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये दो कंडीशंस और याद रख लें आप, ये आपको छोटी छोटी बातें ही ऑब्जेक्टिव में यूज़ होगी, और वेक्टर का क्वेश्चन भी इसी पैटर्न से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक और बात आती है कि अगर एक पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर a है, और एक प्लेन दे रखा है, और इससे अगर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी p पूछिए कि किसी बिंदु से किसी समतल की दूरी बताइए, जबकि वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन दे रखा है r डॉट n इक्वल्स टू d। मतलब बात समझ में आई होगी आपको, किसी बिंदु से किसी समतल की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द प्लेन। तो ये अगर p निकालना हो तो इसमें से आपको a यूज़ करना